नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज बिग न्यूज बिग शो में उन तमाम बड़ी खबरों का हमेशा की तरह हम विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनका सरोकार सीधा आपसे है। बिग न्यूज बिग शो में आज बात होगी हरियाणा कांग्रेस ने आखिरकार चुनाव में उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, लेकिन उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस के अंदर कहां पे नाराज़गी देखने को मिल रही है। बात आपसी खींचतान की होगी और हम आपको ये भी बताएंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह जो अभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर ही क्या बयान दे दिया जो घमासान का कारण बनता जा रहा है। बिग न्यूज़ बिग शो में हम ये भी बताएंगे कि हरियाणा में कौन कौन से दिग्गज 1 मई को अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और कौन कौन से उम्मीदवार इस पार्टी की जंग में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात केंद्रीय मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो की होगी और इस वीडियो को लेकर क्या राजनीति चल रही है और ये जो वीडियो है लगातार तूल क्यों पकड़ता जा रहा है और इस वीडियो को लेकर पुलिस क्या एक्शन में है और इस पर किस किस की गाज गिर सकती है। बिग न्यूज़ बिग शो में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होगी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की भी होगी। प्रधानमंत्री लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं पर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जो चुनावी जनसभा है वो किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन बिग न्यूज़ बिग शो में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कुनबे की। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कई बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विपक्ष को लेकर क्या निशाना साधा, इसको हम आपको विस्तार से बताएंगे। बात पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी करेंगे जो कई रैलियों को संबोधित किया इन्होंने, और तो शाम में क्या खास रहा, चरखी दादरी में क्या खास रहा, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। विपक्षियों को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने क्या दावे किए हैं, देखिए बिग न्यूज़ बिग शो की ये पहली बिग रिपोर्ट। कहते हैं राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही दुश्मन। यही वजह है कि कब कौन किस दल में शामिल हो जाए कोई नहीं जानता। तस्वीरें पंचकूला की हैं, जहां सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में तमाम दलों के नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में अंबाला लोकसभा से जेजेपी नेता अशोक शेरवाल, कुसुम शेरवाल और हरपाल कंबोज ने बीजेपी का दामन थामा। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अशोक शेरवाल और अन्य नेताओं का बीजेपी में शामिल होने पर धन्यवाद और स्वागत किया। वहीं सीएम ने अन्य दलों के साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो की रैलियों में लोग जुट नहीं रहे हैं। जजपा कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, आईएनएलडी के आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के आ रहे हैं, सभी दलों के, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वहां भविष्य नहीं रहा। चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस भी जन का विश्वास खो चुकी है। इनकी रैलियों में अब लोग वो जुट नहीं रहे हैं और जब जुटते नहीं है लोग तो लोगों के अंदर अविश्वास का भाव इनके प्रति पैदा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के शासन को भी लोगों ने देखा है और कांग्रेस का शासन लोगों को प्रताड़ित करने वाला शासन था। कांग्रेस का शासन लोगों को गरीबी के नीचे ले जाने वाला शासन था। कांग्रेस का शासन लोगों को लाइन में खड़ा करने वाला शासन था। लोग भूलते नहीं हैं, लोग जानते हैं कि इनके शासन के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था। युवाओं के अंदर, युवा भी विश्वास खो चुका था कांग्रेस के समय के अंदर कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी चक्कर मुख्यमंत्री के या मंत्री के काटने से मिलेगी। प्रदेश का युवा ये बात बोलता है कि आज बिना पर्ची के, बिना खर्ची के
रोजगार मिल रहा है। आज यही बात उन युवाओं के माता पिता भी बोल रहे हैं कि ये सरकार ईमानदारी से बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह अलग अलग वर्गों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने करनाल में डॉक्टर्स से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि 10 की 10 सीट पर वे विजय हासिल करेंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। लोग 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज लोगों का जो विश्वास है वो मोदी सरकार के प्रति वो बड़ा है और लगातार नरेंद्र मोदी जी जो देश को ईमानदारी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीब को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम इस वर्षों के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मोदी जी कर रहे हैं। आज उसका परिणाम है कि देश की प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीतियों से प्रभावित है, खुश है। आने वाले समय के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें देकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। चरखी दादरी में मनोहर लाल ने विजय संकल्प रैली में चुनावी हुंकार भरी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है और कांग्रेस ने गरीबी हटाने का सिर्फ नारा दिया है। झूठ बोलने का क्रम भी शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, ताकि हमारे देश का भुला वाला वोटों से फंस जाए। मैं 3-4 तरह के झूठ बता रहा हूँ उनके। एक झूठ उन्होंने बोला कि हम आएंगे गरीबी हटा देंगे। अरे भाई ये झूठ तो 1970 से हम बोल रहे हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी वो भी 1970 में गरीबी हटाओ के नाम पर राज लेके गई थी। क्या 70 के बाद इतनी सरकारें आई हैं? 2014 से पहले वो भी 25 साल और राज में रहे हैं। गरीबी हटाने के लिए उन्होंने जो दूसरा झूठ बोला कि हम हर गरीब महिला गरीब नौजवान के खाते में 1 लाख रुपया डाल देंगे। मोदी जी कहते हैं मैं बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा, बहनों को ड्रोन दीदी बनाऊंगा ताकि वो कमा सके। 1 लाख रुपया उनके खाते में कमा करके पहुंचे। ये कहता आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुफ्त में दिया ठीक या कमाई करके बैंक में पैसा है वो ठीक? वहीं तोशाम में भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से परिवारवाद की राजनीति की है। पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने या आपकी हरियाणा सरकार ने बहुत काम किए हैं। गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इन कामों के कारण से कांग्रेस बौखला गई है। जनता को लाभ हुआ तो हुआ ही है, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है कि पिछले 55-60 साल कांग्रेस का राज रहा, वो इतने काम नहीं कर सके जितने मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। और इसके कारण से उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। एक बौखलाहट तो है कि यहाँ काम ज्यादा 10 साल में कर दिए, दूसरी बौखलाहट है कि हार का डर सता रहा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। 25 मई को छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और 4 जून को ये साफ हो पाएगा कि जनता ने किसका राज तिलक किया है। सूर्या समाचार के लिए पंचकूला से तारा, करनाल से हिमांशु, चरखी दादरी से प्रदीप और भिवानी से इंद्रवेश की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कुनबे की बाद अब बात करते हैं कांग्रेस की। चौधरी बीरेंद्र ने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है। वो कांग्रेस में आए हैं, लेकिन कांग्रेस के ही एक उम्मीदवार को लेकर काफ़ी नाराज हैं और इस उम्मीदवार को लेकर उन्होंने एक बयान भी दे दिया। अब ये जो बयान था ये बखेड़ा बन गया और चर्चा का कारण बना हुआ है। कांग्रेस का वो कौन सा उम्मीदवार है जिसको लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह खफा नज़र आए, और ये जो खफा है उनकी इसको मुखालफत के तौर पर देखा जा रहा है या एक राजनीति में जो आए दिन खींचतान रहती है वहाँ तक ये सीमित है। बिग न्यूज़ बिग शो की दूसरी बिग रिपोर्ट में हम इसमें अंदर की बात आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, जब वहीं सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने लिए वोट की अपील करने जनता के बीच जा रहे हैं। जब से कांग्रेस ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की है, तभी से कोई तो टिकट मिलने की खुशी मना रहा है, तो कोई टिकट न मिलने का दुखड़ा गा रहा है।
हम बात कर रहे हैं हिसार से कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह की, जिनका टिकट काटकर जयप्रकाश को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्रिजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा से टिकट न मिलने के बाद से चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथियों ने जींद के दीप पैलेस में एक मीटिंग बुलाई, जिसे लेकर ये कयास लगाए जाने लगे कि वे कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश का विरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का साथ देने की बात कही। मैं आज आपको कह के जाता हूं कि हिसार की पार्लियामेंट सीट, सोनीपत की पार्लियामेंट सीट अब अपने पंडित जी हैं ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी, उनसे पूछना कि ब्रह्मचारी जी आप ये बताओ कि 2012 में उत्तराखंड में हरिद्वार से टिकट किसने दिलवाई थी आपको? मैंने दिलवाई थी। आज भी वो भला आदमी, अच्छा आदमी है। कोई और बात सूख सांग के मेरा नाम ईब तो लिया नहीं, लेकिन जिस दिन जींद में वोट मांगने आएगा हर गांव में कहेगा कि वीरेंद्र सिंह ने मेरे को 2012 में टिकट दिलवाई थी। वहीं शाम को जींद की जाट धर्मशाला में सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पहुंचे और बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात की। प्रेस वार्ता के दौरान तब पत्रकार ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के बातों का जिक्र किया तो सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने उनका मान सम्मान किया है। मैंने कब कहा मैं नाम नहीं ले रहा? नहीं, मैंने कभी उनका सम्मान मान किया है? मैंने कहा नहीं, कल का भाषण सुन लेना आप। आज मैंने कहा सभी कार्यकर्ता, बड़े नेताओं का योगदान था जो मुझे टिकट मिला, लेकिन ये कम, मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, सुन लो बात नेता, लेकिन बड़े नेता हैं, आ जाएंगे, सब दिखाई देंगे धीरे धीरे, वो हमारे नेता हैं सब लोग। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के नेताओं में आपसी अंतर कलह की बातें सामने आ रही है, उससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है, जिसका खामियाजा सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही नहीं विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। सूर्या समाचार के लिए जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट। और अब बिग न्यूज बिग शो में कांग्रेस की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार प्रचार कर रहे हैं और बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के चुनावी मैदान में लगातार अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेस के ही उम्मीदवारों से नाराज चल रहे हैं। बात भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की हो रही है, इसको लेकर भी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस की टिकट वितरण को लेकर कौन कौन से नेता कांग्रेस से ही नाराज हैं, इसको इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में हलचल मची हुई है। प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की तो कईयों के टिकट भी कटे। जो टिकट की आस लगाए बैठे थे, उन्हीं में से एक नाम किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का भी है, जिनकी जगह पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से विधायक रावदान सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिलने पर पत्रकारों से बात करते हुए रावदान सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण किया है। रावदान सिंह ने चरखी दादरी में लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही कार्यकर्ताओं से मैदान में उतरने का भी आह्वान किया। टिकट देना न देना ये कांग्रेस हाईकमांड का काम है। वहाँ पर एक नीतिगत तरीके से पहले पीसी, फिर स्क्रीनिंग और सीईसी की मीटिंगें की जाती हैं, मंथन के बाद डिसाइड किया जाता है। अब उसके पीछे वजह क्या रही है, ये तो सिर्फ हाईकमांड से पूछ सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी फैसला लिया उन्होंने अपनी समझ से अच्छा लिया। देखिए, मैं इसमें नेगेटिव नहीं सोचता, उसका कारण ये है कि हमने उसकी वाक्य में मदद की थी, और अगर वो ये कहती उससे ज़्यादा मदद करेंगे तो मैं इसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं नकारात्मक नहीं, मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। वहीं सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने भी भिवानी लोकसभा सीट से श्रुति चौधरी के टिकट कटने पर कहा कि कई बार पार्टी में अंदरूनी फैसले होते हैं। सिरसा के लोगों पर और हमारे लोकतंत्र पर अटूट विश्वास
और आज के दिन हमारा सबका विश्वास है कि सिरसा के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मैं हूँ। मुझे विश्वास है कि सिरसा के लोग मुझे संसद में। मैडम क्या वजह है कि सुदीप चौधरी की टिकट किस वजह से कटी? पार्टी में तरह तरह की बातें होती हैं कि हमारी पार्टी का अंदरूनी फैसले होते हैं। चौधरी देवीलाल के राजनीतिक विरासत होने का दावा बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला, जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला और इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला तो कर ही रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस प्रत्याशी जेपी ने भी चौधरी देवीलाल की असली विरासत होने का दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की जो असली विरासत थी वो हम लोग हैं। देखो, अगर सही बात देखो ना, चौधरी देवीलाल की जो विरासत थी वो तो थे हम लोग, जिन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में हमने काम करके इलाहाबाद के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को चुनाव जितवा करके और देश में सत्ता परिवर्तन करने में देश की सभी उस वक्त की विपक्षी पार्टियों ने मेहनत की। तो अगर वो बात करो तो फिर तो जेपी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी अंबाला पहुंचे और प्राचीन हनुमान मंदिर में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने दुकान दुकान जाकर लोगों से वोट करने की अपील की। अंबाला लोकसभा क्षेत्र के जन जन का हूं। अभी सिर्फ अंबाला छावनी का आज शाम को विधानसभा की कार्यकर्ता बैठक है, बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये बैठकें हो चुकी हैं और हर जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। यही तो लोग तंग हैं, यही अति का अंत करने के लिए जो है जन जन ने मन बना लिया है। पहले भी बहुत नारे दिए गए हैं, वो फेल हुए हैं। अब जनता जवाब देगी और इंडिया गठबंधन को जिता के रहेगी। कुल मिलाकर प्रत्याशियों का ऐलान करने के बाद जहां कांग्रेस उम्मीदवारों ने जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं कहीं न कहीं टिकट कटने से कुछ नेताओं की नाराजगी भी जग जाहिर हो रही है। सूर्या समाचार के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू, सिरसा से सुरेंद्र सावंत, अंबाला से नरेश सैनी और हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट। चुनाव की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव में जहां पर सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार तेज करती नजर आ रही हैं, वहां पर अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 1 मई को हरियाणा में कई दिग्गज उम्मीदवार अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। हरियाणा में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह अपना नामांकन पहले ही भर चुके हैं। अब 1 मई को कौन कौन से नेता अपना नामांकन भरेंगे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरियाणा में 6 मई तक उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह नामांकन कर चुके हैं। अब 1 मई को भी कई दिग्गज नामांकन दाखिल करेंगे। इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला कुरुक्षेत्र सीट से पर्चा भरेंगे। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह हिसार से नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया अंबाला से पर्चा भरेंगी। बीजेपी उम्मीदवार राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया गुरुग्राम से नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा सिरसा से नामांकन भरेंगी। कल भी नॉमिनेशन फाइल होगा, जबरदस्त भीड़ होगी। 15,000 आदमियों के साथ कल मनी मनोहर लाल जी आएंगे। सावित्री जी जिंदलों के सब MLA होंगे। कल मेरा नामांकन है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल मेरा नॉमिनेशन फाइल करवाने आया हूँ। आज शाम को जा रहा दिल्ली जा। हरियाणा में छठे चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में चलिए आपको हरियाणा के पूरे चुनावी शेड्यूल की जानकारी देते हैं। 6 मई तक नामांकन भरे जाएंगे। 7 मई को नामांकन पत्रों की छटनी की जाएगी। नाम वापस लेने की तारीख 9 मई है। 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। वहीं करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह और करनाल लोकसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 6 मई को नामांकन भर सकते हैं। 6 तारीख की जो यात्रा है वो करनाल शहर के अंदर होगी, जिस दिन नॉमिनेशन शुरू किया जाएगा। सुबह 10 बजे नॉमिनेशन शुरू होगा। हमारे मुख्यमंत्री वो भी करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे भी लोकसभा के नाते अपना नामांकन भरना है, तो वहां भी अपने में से 6 तारीख सोमवार सुबह 9:30 बजे तक लोग पहुंच जाएंगे।
10 बजे यात्रा शुरू करेंगे और 11:30-12 बजे तक नामांकन खत्म हो जाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में आइए अब बात करते हैं अमित शाह के उस वीडियो की जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ये वीडियो डीप फेक वीडियो बताया जा रहा है या इसको एडिट किया गया है। अब इस वीडियो को लेकर घमासान क्यों मचा हुआ है? इस वीडियो को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए क्यों बुलाया है और कौन कौन से लोग हैं जो इस फेक वीडियो से जुड़े हुए नज़र आते हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इस फेक वीडियो को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है और विरोधी इस वीडियो के ज़रिए लोकसभा चुनाव में क्या फ़ायदा उठाने की फिराक में थे। देखिए बिग न्यूज़ बिग शो की ये अगली बिग रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, तमाम सियासी दलों के बीच वार और पलटवार का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। हर दूसरे दिन कोई न कोई नया मुद्दा सुर्खियों में जगह बना रहा है। इसी कड़ी में आरक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक फर्जी वीडियो के चलते सियासी पारा चढ़ गया है। चलिए आपको समझाते हैं कि ये माजरा क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एडिटेड वीडियो में शाह SC, ST और OBC आरक्षण खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। एक दिन पहले रविवार को शाह का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की है। वास्तविक वीडियो साल 2023 में तेलंगाना में दिए गए भाषण का था, जिसमें गृह मंत्री मुस्लिम कोटा खत्म करने की बात कह रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। अहमदाबाद साइबर टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सोमवार को रितोम सिंह नाम के युवक को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को भी तलब कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने आरक्षण खत्म करने को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए वीडियो का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस जनता में भ्रांति पैदा करना चाहती है। एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी SC, SC, OBC के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। ST, SC, OBC के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण OBC का रिजर्वेशन कटा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि अमित शाह के फेक वीडियो मामले की हाई लेवल जांच चल रही है। उसके ऊपर हाई लेवल की जांच चल रही है। आदरणीय अमित शाह जी ने और हाई लेवल की जांच करके कि कहां पर उसके अंदर डबिंग की गई है, CD से कहां छेड़छाड़ की गई है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि चुनाव के समय के अंदर कांग्रेस काम तो नहीं कर पाई, परंतु झूठ बोल करके वो सत्ता हथियाना चाहती है। मैं प्रदेश के लोगों को भी, देश के लोगों को भी, आज आपके लोगों के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अगर भ्रामक कोई वीडियो वायरल करता है, कोई झूठ बोलता है, झूठ बोल करके वो कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। इस बात से हम सबको सचेत रहना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई करके तब हमें कोई निर्णय करना चाहिए। परंतु कांग्रेस आज झूठ का सहारा लेकर के और लोगों के अंदर भ्रम फैला करके, डरा करके वो वोट बटोरना चाहती है। फर्जी वीडियो का ये मामला कांग्रेस के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस इन चुनावों में बीजेपी को संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आरक्षण पर अमित शाह के फर्जी वीडियो ने बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया है।
बीजेपी जनता में यह संदेश देने की पूरी कोशिश करेगी कि कांग्रेस जनता से तमाम मुद्दों पर झूठ बोल रही है और फर्जीवाड़ा करके बीजेपी पर निशाना साध रही है। बीजेपी का तगड़ा पलटवार कांग्रेस की पूरी रणनीति को ही पटरी से उतार सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या कदम उठाती है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरा चरण 7 मई को होने जा रहा है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा किया। नरेंद्र मोदी ने लातूर, माढ़ा, उस्मानाबाद में रैलियों को संबोधित किया। वहीं पर राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल में चुनाव प्रचार किया। रैलियों के माध्यम से दोनों ने एक दूसरे पर क्या राजनीतिक प्रहार किए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हो चुका है। अब सभी सियासी दल अगले चरणों में चुनाव के लिए अपने अपने स्तर पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और पार्टी नेता जनता के बीच जाकर रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। महाराष्ट्र के माढ़ा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, वो काम उन्होंने 10 साल में करके दिखाया है। आज देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं। जो कांग्रेस 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय। लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए, ये आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। वहीं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में प्रधानमंत्री ने इंडी महागठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन वाले मोदी को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपको कांग्रेस की एक्सरे मशीन के सावधान रहना है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साहजादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। आपके लॉकर में क्या पड़ा है, आपके बैंक में क्या खाते में पड़ा है, आपके घर में कितना सोना पड़ा है, कितने पैसे पड़े हैं, ये सारा उसका हिसाब किताब लगाएंगे और फिर कहते हैं वो हम बांट देंगे, ज्यादा जो है ले लेकर के बांट देंगे। अब ये कहते हैं जो बचत करते हैं आप, उस पर सिर्फ आपके संतानों का हक नहीं होगा, उस पर सरकार का भी हक होगा और जो भी आपने बचाया है बच्चों के लिए, वो बच्चों को जाने से पहले आधा से ज्यादा सरकार ले लेगी। अगर आपके पास 10 एकड़ की जमीन है, अब आपको 10 एकड़ की जमीन बच्चों को नहीं दे पाएंगे, 5 एकड़ सरकार ले लेगी और उनके सारे साथी भी ऐसे ही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने मंच से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना लागू करने का ऐलान किया, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। इस चुनाव में 2 विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास
दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। बीजेपी चाहती है कि यह किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के प्रचार में वादों, दावों और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता को अपनी ओर खींचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हालांकि जनता किसके दावों पर एतबार करेगी, ये 4 जून को साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फिलहाल बिग न्यूज बिग शो को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।